गायत्री, आप ये बताइए कि आपका बचपन कहाँ बीता? मेरा बचपन जयपुर में बीता। बचपन से लेके मेरे कॉलेज के दिनों तक मैंने अपनी पूरी पढ़ाई जयपुर में ही की है। बीच में एक आध साल जब मेरे पापा का ट्रांसफ़र बैंगलोर हुआ था तो हम लोग एक साल बैंगलोर में रहे थे, वरना हम लोगों का बचपन जयपुर में बीता है। और जयपुर से जुड़ी मेरी बहुत सारी यादें, बहुत सारी मीठी मीठी यादें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो जयपुर में कौन से स्कूल में पढ़ी आप? जयपुर में मैं 3-4 स्कूल में पढ़ी हूँ। बचपन में किंडरगार्टन सेंट पीटर्स करके एक स्कूल था, उसमें 2-3 साल। उसके बाद विद्याश्रम करके एक स्कूल था जिसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके थर्ड स्टैंडर्ड तक। फिर उसके बाद हम लोग एक साल बैंगलोर शिफ्ट हुए, तो वहाँ पे मैंने अपना फोर्थ स्टैंडर्ड किया। और वापस जयपुर आने के बाद फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक, यानी कि बाकी की स्कूलिंग और पढ़ाई पूरी मैंने जयपुर में की। और उसके बाद मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन कॉलेज जयपुर में किया है 3 साल। तो इतने अलग अलग किंडरगार्टन की तो शायद इतनी यादें नहीं होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। तो जो बाकी स्कूलिंग के दिन थे वो कैसे दिन थे? आपका स्कूल में आम दिन कैसे होता था? देखिए, स्कूल के पहले 3 साल मुझे ठीक से याद नहीं है। विद्याश्रम में बिताए जो मौके थे, उसमें उतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आया था। इतना याद है कि बहुत डांट पड़ती थी टीचर्स से, क्योंकि बाकी बच्चे जो है जाके चुगली करते थे एक दूसरे के बारे में। तो मेरे को एक बार याद है कि एक बच्चे ने जाकर झूठी शिकायत की टीचर से कि मैडम गायत्री हमें गाली दे रही थी। तो टीचर ने आके बिना पूछे कि तुमने ऐसा क्यों किया, आके मुझे थप्पड़ मारा। और एक बार मैंने अपना गणित का होमवर्क नहीं किया था, तो उसके लिए मुझे बहुत चांटा पड़ा था। छोटी क्लास में? छोटी क्लास में, थर्ड स्टैंडर्ड में। तो उस दिन से मुझे वो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इनफैक्ट जब हम लोग वहाँ से फिर बैंगलोर शिफ्ट हुए तो मैं बड़ी खुश थी कि मैं स्कूल छोड़ के जा रही हूँ। और फिर उसके बाद जब हम लोग वापस बैंगलोर से जयपुर शिफ्ट हुए तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं दोबारा ये वाला स्कूल विद्याश्रम ज्वाइन ना करूँ, किसी दूसरे स्कूल में मेरे पापा और मम्मी मेरा एडमिशन करवाएं। तो विद्याश्रम सरकारी स्कूल था या प्राइवेट स्कूल था? नहीं, था तो प्राइवेट स्कूल। और हाँ, पर वहाँ पे कॉर्पोरेट डिसिप्लिन जैसे कहते हैं, लाइक छोटे बच्चों को मारना, बेंच पे खड़ा करना, और जैसे बोलते हैं मुर्गी के जैसे पोज कराना, ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा होके घुटनों पे उन्हें घुटनों पे बिठा देते थे और हाथ ऊपर करके, मतलब एकदम अजीब सा जो पोज होता था जिससे बाकी बच्चे उनका खूब मजाक उड़ाते थे। तो ये सब हाँ, इन सब तरह के पनिशमेंट मिलते थे। मतलब स्ट्रिक्ट था? बहुत स्ट्रिक्ट था। तो मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया स्कूल में। पर मेरा जो दूसरा स्कूल था जहाँ से मैंने अपना 5th स्टैंडर्ड किया, महाराजा सवाई मान सिंह विद्यालय, 5th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक मैं वहाँ पे पढ़ी थी। तो वो शायद मेरी लाइफ के बेस्ट, सबसे यादगार पल हैं। और 5th स्टैंडर्ड में जब मैंने वो स्कूल ज्वाइन किया शुरू में, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि मैं थी तमिल फैमिली से और मेरे क्लासमेट्स, मेरे सारे सहपाठी सब लोग थे एकदम पक्का राजस्थानी, पंजाबी, मतलब टोटल नॉर्थ इंडियंस। तो मुझे बहुत अजीब लगता था, क्योंकि हिंदी में बहुत फ्लुएंटली उनकी तरह नहीं बोल पाती थी। तो कई बार लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि आप तमिल से हो, आपको हिंदी नहीं आती है, वगैरह वगैरह। तो इस वजह से मैं थोड़ी शाई रहती थी क्लास में, सहमी सी, और थोड़ी डरी सी भी रहती थी। मेरी पर्सनालिटी भी थोड़ी बहुत वैसी थी। तो बहुत आसानी से मैं घुल मिल नहीं पाई अपने क्लासमेट्स के साथ। पर धीरे धीरे मुझे लगा कि लोगों ने काफ़ी एफ़र्ट किया मुझसे बात करने का, और काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ पे बनने लगे। तो फिर धीरे धीरे मैं स्कूल में सेटल हो गई, और उसके बाद से मुझे बहुत मज़ा आया। तो कभी आपने जैसे अभी कहा कि वो लोग ऐसे थोड़ा आपको तंग करते थे कि आपको हिंदी नहीं आती, तो उन दिनों की कोई ऐसी बात है जब किसी ने आपका बहुत मजाक उड़ाया हो हिंदी को लेकर, या आपने कभी कुछ ऐसा बोला हो जिससे जो सबको अजीब लगा हो? हाँ, थोड़ा बहुत ग्रामर को लेके और वोकैबुलरी को लेके लोग मजाक उड़ाते थे, पर उतना नहीं कि मैं एकदम डिप्रेस हो जाती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था। मतलब हंसी मजाक में तो चलता है, पर ऑब्वियसली अगर आप छोटे बच्चों को जाके चिढ़ाओ इस बारे में, तो उनमें उतनी समझ कहाँ होती है कि वो इस बात को लाइटली लें। तो थोड़ा बहुत उदास हो जाते हैं, फिर लगता है स्कूल जाना मतलब
मज़ा नहीं आ रहा है, मम्मी पापा से आके घर पे कंप्लेन करेंगे कि मम्मी इसने स्कूल में ऐसा किया, मुझे मज़ा नहीं आया, टीचर ने मुझे डांटा, या मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। तो कोई ख़ास सीरियस बात नहीं थी, और लगभग 3-4 महीने में मैं खुद ही सेटल हो गई उस क्लास में। तो अब आप इतनी अच्छी हिंदी बोल लेती हैं और उन दिनों में शायद इतनी अच्छी नहीं बोलता, तो कैसे कैसे इतना सीखा आपने? मेरे ख्याल से इसका श्रेय पूरा मेरी स्कूलिंग को ही जाता है, क्योंकि मैंने लगातार अपनी स्कूलिंग जयपुर में की है। तो मेरे क्लासमेट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सभी नॉर्थ इंडियंस थे। सो हम लोग डेली जो हमारी बातचीत होती थी, कॉन्वर्सेशन, वो हिंदी में ही होती थी तकरीबन, और बहुत कम इंग्लिश। इनफैक्ट मुझे याद है कि मेरी टीचर्स को लगता था कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बाकी लोगों से शायद ज़्यादा अच्छी है। तो वो लोग एनकरेज करते थे कि मैं इंग्लिश में बात करूं और अपनी क्लासमेट्स को की मदद करूं कि उनकी इंग्लिश, कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश ज़्यादा इम्प्रूव हो। हाँ, पर उनसे हिंदी में बात करते करते मेरी कॉन्वर्सेशनल हिंदी काफ़ी इम्प्रूव हो गई। और उनकी इंग्लिश अच्छी हुई? उनकी इंग्लिश उस समय नहीं क्योंकि वो लोग कभी एफर्ट करते नहीं थे कि इंग्लिश में बात करें। और स्कूल में कैसे आपका रूटीन कैसा होता था कुछ? तो स्कूल का रूटीन हमारा बहुत सिंपल रहता था। सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 1:30 बजे तक स्कूल हमारा चलता था। स्कूल मेरा बहुत पास था घर से, तो मैं पैदल जाती थी अपनी फ्रेंड के साथ। एक जो मेरे घर के पास ही रहती थी, वो भी उसी स्कूल जाती थी, मुझसे 1 साल छोटी। तो हम लोग साथ में पैदल रोज़ सुबह निकलते थे। स्कूल पहुंचते थे 8 बजे। 8 बजे से लेके 8:30 बजे तक स्कूल असेंबली होती थी, जहाँ पे प्रिंसिपल किसी तरह का स्पीच देती थी, और फिर डिवोशनल सॉन्ग्स, भजन, एक दो देशभक्ति के गाने ये गाए जाते थे। ये रूटीन होता था असेंबली में। और बच्चों से कहा जाता था कि डेली वो एक स्पीच प्रिपेयर करें किसी भी टॉपिक पे, और ये बारी बारी से, मतलब या तो अलग अलग क्लासेस से या फिर अलग अलग ग्रुप से बच्चों को बुलाया जाता था, और उन्हें बारी दी जाती थी बोलने की। तो लगभग 2 मिनट का एक स्पीच होता था। ऐसे 2-3 स्पीच होते थे, और उसके बाद असेंबली ख़त्म हो जाती थी। फिर उसके बाद हमारी क्लासेस शुरू होती, और दिन में लगभग 8 क्लासेस होते थे, 8:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक, और जिसमें कि अलग अलग सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। छोटी क्लासेस में तो आप जानते हैं कि ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते नहीं हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल स्टडीज़, साइंस, इतना ही होता है। और फिर गेम्स, क्राफ्ट, इन सबको इनकरेज करते हैं। और बीच में एक ब्रेक हुआ करता था, लगभग 11 बजे टिफ़िन ब्रेक, 15 मिनट का। तो हम लोग टिफ़िन बहुत जल्दी जल्दी खा के फिर खेलने निकल जाते थे। तो वो बड़ा मज़े का टाइम रहता था, क्योंकि हम लोग को क्लासेस अटेंड करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था, जैसा कि आई थिंक सभी बच्चों के साथ होता है। तो फटाफट से टिफ़िन खाया और बाहर भाग लिए, और फिर जितना, मतलब 15 मिनट में जो भी आप खेल सकते हो जल्दी जल्दी खेल करके वापस आ जाते थे क्लास में। और उसके बाद फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्लासेस के बीच में लंच ब्रेक होता था 15 मिनट का। अब 15 मिनट में आप क्या कर सकते हो? लंच खाने तो कोई बैठेगा नहीं, और मतलब ऑलरेडी सबको पता था कि 1:30 बजे स्कूल ख़त्म होने वाला है। तो लोग फटाफट अपना टिफ़िन खा के, या कई लोग तो अपना टिफ़िन यूँ ही छोड़ देते थे और बाहर भाग जाते थे खेलने। तो ब्रेक में हम लोग बहुत ही सिंपल गेम्स, जैसे पकड़म पकड़ाई, चेन, मतलब पकड़म पकड़ाई के अलग अलग फॉर्म्स हम लोग खेलते थे। और छोटे बच्चे हैं तो ऑब्वियसली कोई ऐसा खास स्पोर्ट या गेम, खेल कूद ऐसा कुछ नहीं होता था। वो तो पीटी पीरियड के लिए बचा के रखते थे। बट जनरली यही लंगड़ी टांग। तो पकड़म पकड़ाई कैसे खेलते हैं, थोड़ा? पकड़म पकड़ाई में एक पर्सन को आप सेलेक्ट करते हो, जिसे आप डेन कहते हैं। उसका काम होता है बाकी लोगों को पकड़ना, और आप जगह डिसाइड करते हो कि आपको कितनी जगह में खेलना है। तो जितना बड़ा आप ग्राउंड सेलेक्ट करो, मैदान सेलेक्ट करो, उतना ही मुश्किल डेन के लिए हो जाता है, क्योंकि उसे उतना दूर भागना पड़ता है लोगों को पकड़ने। और जितने ज़्यादा लोग हों उतना शायद उसके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा चॉइसेस होती हैं कि अच्छा ये पकड़ में नहीं आता, तो आप उसके पीछे भाग सकते हो। और जैसे उसने किसी को पकड़ा तो वो अगला डेन बन जाता है। और डेन का बहुत मजाक उड़ता था, क्योंकि लोग उसे खूब, मतलब टीज़ करते, बहुत चिढ़ाते थे। उसके पास में भाग के आके और फिर तुरंत से क्या कहते हैं, मतलब गेटिंग आउट ऑफ हिज क्लचेस,
उसकी पकड़ से एकदम स्लिप हो जाते थे। तो कई बार तो ऐसा होता था कि पूरा गेम चलता रहता था और डेन चेंज नहीं होता था। तो फिर स्कूल के बाद घर कितने बजे तक आते थे? तो स्कूल के बाद स्कूल ख़त्म होता था 1:30 बजे। तो वही मैंने आपको जैसे बताया था 5 मिनट लगते थे घर पहुंचने में। पैदल वॉकिंग डिस्टेंस ही था, तो पैदल चल के हम लोग घर आ जाते थे। 10 मिनट में घर पहुंच जाते थे। और घर पे मम्मी पापा दोनों ही होते थे उस समय, क्योंकि उनका भी लंच ब्रेक होता था। तो सब लोग मिलकर, और मेरे भैया जो दूसरे स्कूल में पढ़ते थे वो भी, उनका भी स्कूल लगभग उसी समय ख़त्म होता था। तो हम लोग सब साथ में मिल के खाना खाते थे दोपहर में। और खाने के साथ साथ बातचीत, टीवी चलता था पीछे बैकग्राउंड में। और मैं बहुत स्लो ईटर थी, बहुत ही धीरे खाती थी। तो मम्मी पापा दोनों अपना खाना ख़त्म करके वापस ऑफिस चले जाते थे। भैया भी खा के या तो सोने चले जाते थे या जो भी उनका रूटीन था। पर मेरा खाना चलता था लगभग 2-3 घंटे ऐसे दोपहर में, और खाते खाते मैं टेबल पे ही सो जाती थी। और कई बार मेरे पापा बहुत प्यार से आके मुझे जगाते थे कि बेटा खा ले। और नहीं तो अगर मुझसे नहीं खाया जाता तो वो अपने हाथ से मुझे खाना खिलाते थे। तो वो बहुत ही मीठी यादें हैं एक्चुअली, बिकॉज आई रियली मिस दैट। फिर खाने के बाद दोपहर को सोते थे आप लोग या? खाने के बाद अगर मैंने खाना टाइम से खाया होता तमीज़ से, जैसे बाकी मम्मी पापा सब खा लेते थे, तो मुझे वक्त मिलता था थोड़ी देर सोने का, 1-2 घंटे ऐसे। या तो फिर खाते खाते शाम चाय का समय हो जाता, तो फिर उस समय मन करता था कि चाय पी लो, चाय या कॉफ़ी जो भी। और फिर सारे दोस्त खेलने के लिए नीचे बुलाने लगते एक एक करके, या तो सबके फ़ोन आते या फिर सब लोग आके घंटी बजा के नीचे खेलने आ रही है करके पूछते थे। तो हाँ, तो लंच टाइम मेरा डायरेक्टली टी टाइम में, और टी टाइम शाम के खेलने के टाइम में चेंज हो जाता था। अच्छा, लंच टाइम से जुड़ी बात मैं पूछना चाहती थी। आपने कहा कि आप बहुत धीरे खाना खाते थे, हाँ। 2 घंटे लगते थे, तो कभी डांट नहीं पड़ती थी इसके लिए? मम्मी पापा के पास शायद टाइम ही नहीं रहता था डांटने के लिए, क्योंकि उनका लंच ब्रेक होता था सिर्फ 1 घंटे का। तो मम्मी तो फटाफट खा के और टेबल से बर्तन वगैरह सब साफ़ करके वापस ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। पापा के पास पूरा दोपहर फ्री रहता था, क्योंकि उनकी ड्यूटी 2 शिफ्ट्स में होती थी, सुबह की ड्यूटी और फिर दोबारा शाम को लेके शाम से रात तक। तो पापा थोड़े, और पापा में बहुत पेशेंस था, तो पापा मेरे साथ थोड़ी देर बैठते, फिर उन्हें नींद आने लग जाती तो वो जाके सो जाते। फिर 1 घंटे बाद वापस आके मुझसे प्यार से पूछते कि खाना क्यों नहीं खाया, भूख नहीं लग रही है। पर डांट कभी नहीं पड़ती थी, कभी भी नहीं। अच्छा, फिर शाम की बात बता रही थी आप कि मोहल्ले के बच्चे आपको बुलाते थे। हाँ। तो क्या करते थे शाम को, कुछ बताइए। तो हम लोग जिस मोहल्ले में बड़े हुए हैं वो एक्चुअली एक हॉस्पिटल कैंपस है। मेरे पापा एक डॉक्टर हैं, तो उसी कैंपस में हम लोगों का घर था, और वहाँ पे बहुत सारे और बच्चे थे। बहुत सारे डॉक्टर्स थे, डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस और मेंटेनेंस वर्कर्स, आई मीन इतने सारे प्रोफेशंस। तो सब लोग कैंपस में रहते थे, और सबके बच्चे अलग अलग एज ग्रुप्स के थे। कुछ लोग मेरी एज के थे, कुछ लोग मुझसे थोड़े बड़े, 1-2 साल छोटे बड़े ऐसे। तो हम लोग का बहुत बड़ा ग्रुप था, 6-7 लड़कियां थीं जो हम बचपन से एक दूसरे को जानती हैं। लगभग 3-4 साल की उम्र से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो हम लोग बड़े हुए हैं एक साथ, सो इसलिए हम लोग जिसे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड्स थे। हमेशा बचपन से लेके जब तक हम लोग बड़े हुए हम लोग साथ में खेला करते थे। तो ये पूरा ग्रुप रोज़ शाम को मिलता था, जाके एक दूसरे के घर पे घंटी बजा के बुला लेते थे खेलने। और फिर जब हम लोग छोटे थे तो डॉल्स से, गुड़िया से खेलना बहुत मज़ा आता था हम लोग को। तो सब अपनी अपनी डॉल्स लेके नीचे पहुंच जाती थी, और डॉल्स के साथ साथ उनके कपड़े, एक्सेसरीज़, हेयर ब्रश और क्या क्या नहीं। तो ये लोग तो हम लोग सब मिलते थे, या तो किसी के घर पे मिलते थे या फिर किसी के घर की छत पे ऐसे हम लोग इकट्ठा होके और घर घर खेलते थे उन डॉल्स को लेके। तो हम लोग ऐसे प्रिटेंड करते थे कि उन डॉल्स का एक परिवार है, और ये डॉल्स में ये मम्मी है, ये पापा हैं, ये बच्चे हैं। और फिर उनकी दिनचर्या हम लोग एनैक्ट करते थे। जैसे आज जैसे मतलब हम लोग प्रिटेंड करते थे कि बच्चों को स्कूल जाना है, तो सुबह मम्मी पापा ने उनको उठाया, तैयार किया, नाश्ता बनाया, और फिर मम्मी पापा खुद ऑफिस निकल गए। उस तरह से मतलब हम लोग की खुद की लाइफ
हम लोग इमेजिन करते थे कि डॉल्स के थ्रू इनैक्ट करें, तो उस तरह से खेलते थे। घर घर में कभी हम लोग खुद ही मम्मी पापा का रोल निभाते थे। तो इस तरह की गेम्स। और जब थोड़े बड़े हुए तो फिर हम लोग जैसे मैंने आपको स्कूल में बताया था, पकड़म पकड़ाई, चेन चेन, टिप्पी टिप्पी टॉप, ऐसे। टिप्पी टिप्पी टॉप क्या गेम है? टिप्पी टिप्पी टॉप में भी एक डेन होता है जिसका काम होता है लोगों को, बाकी लोगों को पकड़ना। और डेन जो होता है वो एक कलर सोचता है, एक रंग। जैसे सपोज उसने सोचा आसमानी रंग, आसमानी नीला, तो बाकी लोगों को 1 मिनट के अंदर कोई भी एक चीज़ आसपास ढूंढ के पकड़नी होती है जो उस रंग की हो। जैसे सपोज अगर किसी ने आसमानी रंग का ड्रेस पहना हो, फ्रॉक पहना हो, तो फटाफट उसे पकड़ के बोल सकता है कि ये लो, मैंने छू लिया आसमानी रंग का एक चीज़। तो डेन उसे नहीं पकड़ सकता है, यानी कि वो सेफ़ है, बच गया। बट अगर किसी को उस रंग की एक चीज़ नहीं मिली, और सेम चीज़ कोई नहीं छू सकता एक से ज़्यादा बार, तो अगर किसी को नहीं मिला तो फिर वो भागने की कोशिश करता है डेन से, और डेन उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तो इस तरह से अगला डेन बनता है। तो उसमें बहुत मज़ा आता था, क्योंकि डेन कई बार बहुत मुश्किल रंग सोचता था। जैसे नारंगी रंग, नारंगी क्या होता है हम लोग को पता ही नहीं था बच्चों, जब हम लोग छोटे थे। तो किसी ने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया, किसी ने हरा, किसी ने ऑरेंज कलर। तो शाम को कोई वापस आने का समय, मतलब शाम को लगभग कितनी देर खेलते थे? शाम को हम लोग लगभग 5 बजे से लेके 8, साढ़े 8, कई बार 8:30 बजे तक खेलते थे, जब एकदम अंधेरा हो जाता था बाहर। और इतने खो जाते थे, मतलब इतनी मस्ती करते थे हम लोग खेलते वक्त कि किसी को टाइम का अंदाज़ ही नहीं रहता था। और फिर सबकी मम्मियाँ एक एक करके परेशान हो जाती थी और आके नीचे बुलाती थी कि घर आ जाओ, खाना तैयार है या होमवर्क करना है। इस जैसे किसी एक की मम्मी शुरू करती थी और फिर हम लोग सब बोलते थे मम्मी 5 मिनट में आ रहे हैं। और इस वजह से फिर 5 मिनट बाद किसी और की मम्मी आके बुलाती हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी सूझने लगती कि हाँ चलो अब बहुत लेट हो गया, अब घर जाना चाहिए। तो घर आने के बाद खाना वाना खाने के बाद, घर आने के बाद खाना वाना खा के फिर थोड़ी देर हम लोग मतलब मैं और मेरे भैया टीवी देख लेते थे। और फिर अगर कोई होमवर्क होता था अगले दिन के लिए तो वो फटाफट ख़त्म करने की कोशिश करते। ऐसा कभी इतना मतलब जब छोटे थे तब कभी इतना सोचा नहीं था कि होमवर्क अच्छे से करना चाहिए, उसे टाइम देना चाहिए, कभी नहीं था। फटाफट 10 मिनट में जो हो सका कर लिया और फिर सोने चले जाते थे। बट अदरवाइज़ हाँ, खाने के बाद कोई ख़ास ऐसे रूटीन नहीं रहता था। कभी कभी मम्मी पापा के साथ बातचीत कर लेते थे या फिर मम्मी की थोड़ी बहुत किचन में मदद करा देते थे, जैसे बर्तन वगैरह वापस धो के रखने या वापस रखने समेट के, ऐसे। अच्छा, स्कूल में गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी? स्कूल में गर्मियों की छुट्टियाँ ज़रूर होती थी। मई और जून में 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी लगभग। तो उन छुट्टियों में स्कूल वाले हमको प्रोजेक्ट और हॉलीडे होमवर्क देते थे ताकि हम लोग की छुट्टियाँ एकदम बेकार बर्बाद नहीं हों और हम लोग कुछ सीखें उस समय। और उससे पहले जो कुछ भी हमने सीखा है स्कूल में उसका थोड़ा यूज़ करें और मतलब उसे जो अप्लाई करके प्रोजेक्ट में यूज़ करें, उस तरह से उनका ऑब्जेक्टिव रहता था। पर प्रोजेक्ट सब लोग एकदम लास्ट 1 हफ्ते में ही करते थे। तो हम लोग का समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियाँ सिर्फ खेल कूद में ऐसे बीत जाती थी। तो या तो हम लोग कभी वेकेशन पे बाहर चले जाते घूमने बाहर, या फिर हम लोग सब वहीं जयपुर में, तो सारी फ्रेंड्स, वही यूजुअल हमारा रूटीन होता था। बस हम लोग शाम को खेलने के बजाय सुबह से लेके शाम तक हम लोग लगभग खेलते रहते थे। तो आई थिंक द समर की छुट्टियाँ प्रॉबेबली बिकॉज इट साउंड्स रियली इनकम्प्लीट। तो बचपन में कोई त्योहार मनाने की, जो अलग अलग त्योहार आते थे, उसकी कुछ यादें हैं? हाँ बिल्कुल हैं। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था हम लोग हैं तो तमिलियंस, लेकिन राजस्थान में पले बड़े हैं। तो वहाँ के त्योहारों से हम लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे और हम लोगों ने भी उन त्योहारों को उसी तरह से मनाना शुरू किया जैसे कि हमारे पड़ोसी, हमारे फ्रेंड सर्कल। तो इस वजह से काफ़ी सारे नॉर्थ के कस्टम्स और रीति रिवाज हम लोग भी अपनाने लग गए। तो जैसे मुझे अच्छे से याद है कि
साल की शुरुआत संक्रांत से होती थी और पतंग उड़ाने में बहुत मज़े आते थे। तो मोहल्ले के सभी लोग अपनी अपनी छतों पे, अपनी अपनी घर की छतों पे इकट्ठे हो जाते थे। सुबह के 7 बजे से लेके ऑलमोस्ट शाम के 7 बजे तक, जब तक कि एकदम अंधेरा नहीं हो जाता था। सब लोग एकदम बराबर छत पे रहते थे और पतंगों का एकदम कॉन्टेस्ट पतंगों का कॉन्टेस्ट चलता रहता था कि कौन किसकी पतंग काट सकता है, किसकी पतंग किससे ज़्यादा ऊंची उड़ सकती है। और लड़के ज़्यादा इसमें व्यस्त रहते थे पतंग उड़ाने में। लड़कियों का काम रहता था अपने भाइयों का हेल्प करना, उनकी चरखी बोलते हैं ना, उनकी चरखी पकड़ के उनकी मदद करना, चरखी को पकड़ के एक कोने में खड़े रहना और ढील देते रहना मांझे को या सद्दे को, जिस धागे से पतंग उड़ती है उसको ढील देते रहते थे। और लड़कियों के भाई पतंग उड़ाने में व्यस्त रहते थे। जितने भी अंकल थे मोहल्ले में, बुज़ुर्ग लोग या फिर सारे बच्चों के पापा मम्मी, वो लोग भी छत पे आते थे। पापा लोग सब पतंग उड़ाने में या फिर अखबार पढ़ने में और जनरली छुट्टी का मज़ा लेने में काफ़ी एंजॉय करते थे। जबकि मम्मियाँ खाना बनाने में और तरह तरह के व्हाट इज़ इट कॉल्ड, नॉट व्यंजन, हाँ, तरह तरह की मिठाइयाँ बना के छत पे लाती थीं और सबको चखाती थीं। तो मुझे याद है कि कई लोग गोंद के लड्डू शायद बनाते, गोंद के तिल के लड्डू बनते थे और उस समय और भी मिठाइयाँ मिलती थी बाज़ार में। तो ये सब छत पे पहुंच जाते थे और पूरे दिन खाने का और पतंग उड़ाने का ही सिलसिला चलता रहता था। तो सुबह से लेके शाम तक सारा खाना, सब कुछ खाना, चाय वाय सब कुछ छत पे चलता था। तो एकदम मतलब ऐसा त्यौहार था जिसमें सब लोग, एक कम्युनिटी जैसी फीलिंग आती थी कि सब लोग एकदम एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं और बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता था कि एक परिवार दूसरे से अलग है या ये मेरी टेरिटरी है और मेरी पतंग तुझसे ऊंची उड़ेगी। ऐसा कभी राइवलरी वाला फीलिंग कभी नहीं आया था। बहुत मज़े से सब लोग इसे सेलिब्रेट करते थे। तो ये एक मेरा काफ़ी फेवरेट फेस्टिवल था। इसके अलावा होली? हाँ, अगली फेस्टिवल जो मुझे याद है वो होली। तो होली हमारे कैंपस में, हमारे मोहल्ले में काफ़ी बहुत धूमधाम से, बहुत बहुत मज़े से सेलिब्रेट होता था। क्योंकि होली एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे आप बिल्कुल मतलब खुल के एंजॉय कर सकते हो। आपको किसी तरह की सारी फॉर्मेलिटीज़ सब मिट जाती हैं। तो होली में सब लोग वही सुबह से शुरू हो जाते, सुबह के 7 बजे से शुरू हो जाते और सब एक दूसरे के घर जाके बोलते थे कि रंग लगाना है और फिर बकेट से वाटर बलून्स फोड़ना रोड पे, एक दूसरे को गुलाल लगाना और पानी के बकेट्स भर भर के ले जाना और इस तरह का खेल बहुत होता था होली में। तो होली मैंने इतनी नहीं मनाई है क्योंकि हम लोगों में, मतलब हमारी कम्युनिटी में उतना नहीं सेलिब्रेट होता है, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड्स को होली खेलते हुए, होली मनाते हुए देखा है। तो मुझे देखने में बड़ा मज़ा आता था होली कैसे सेलिब्रेट होती है। बहुत ही कलरफुल त्यौहार था, तो देखने में मतलब इट्स, हाँ, बहुत बहुत अच्छे कलरफुल नज़ारे होते थे, देखने को मिलते थे। घर में कुछ मिठाइयाँ बनती थी? होली की मिठाइयाँ सच मुझे याद नहीं है। होली में बस मुझे मस्ती, मौज, इस तरह का माहौल ज़्यादा याद है, मिठाइयाँ नहीं। मे भी बनती होंगी बट पता नहीं। और इसके अलावा मेरा जो सबसे फेवरेट फेस्टिवल था वो था दिवाली। तो दिवाली का हम लोग इतना बेसब्री से इंतज़ार करते थे क्योंकि दो तीन बातें। दिवाली के समय हम स्कूल से बहुत सारी छुट्टियां मिलती थी क्योंकि दिवाली नॉर्थ इंडिया में और हिंदूज़ में सबसे मुख्य त्यौहार होता है। तो लगभग 10 दिन की छुट्टियां दिवाली की मिलती थी और अगर दिवाली और दशहरा दोनों आसपास एक हफ्ते के ऐसे गैप में अगर पढ़ते थे तो फिर पूरी 10 या 12 दिन की छुट्टियां मिलती थी स्कूल से। तो उस समय बहुत मज़ा आता था क्योंकि हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि क्योंकि घर में बहुत सारी मिठाइयाँ बनती थी एक बात, तो उसमें मैं अपनी मम्मी की मदद कराती थी बनाने में और बनाते बनाते हम लोग मिठाइयाँ चखते रहते थे। और फिर दिवाली का जो एक्चुअल त्यौहार है वो एक दिन, केवल एक दिन नहीं बल्कि 2-3 दिन सेलिब्रेट होता था। तो रोज़ दिए जलाना और फिर पटाखे फोड़ना, नए नए कपड़े पहनना, दोस्तों से जाके मिलना और मेन बात मिठाइयाँ खाना। बहुत मज़ा आता था। और पटाखे तो खैर मैंने बहुत छोटी उम्र में फोड़ना छोड़ दिया था क्योंकि एक बार मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, थोड़ा सा नेक पे जल गया था पटाखा फूटने की वजह से।
तो मैंने खुद ने तो फोड़ना छोड़ दिया था, पर बाकी लोगों के साथ मैं रहती थी जो लोग थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फोड़ते थे पटाखे, तो देखने में बहुत मज़ा आता था। और ख़ासकर मेरे फेवरेट जो थे वो अनार, चक्री, ज़मीन चक्री, ये वाले पटाखे होते थे जो ज़्यादा कलरफुल होते थे देखने में, और फूलझड़ी जिनमें की लाइटिंग बहुत होती थी। मेरे को बॉम्ब्स इतने अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि उनसे नॉइज़ पोल्यूशन, आवाज़ बहुत होती थी, तो थोड़ा बहुत ऐसा मतलब उससे थोड़ा डिस्टर्बिंग माहौल हो जाता था। पर जहाँ पे भी रोशनी होती थी वो देखने में बड़ा मज़ा आता था। और दिवाली की शाम को हम लोग जाके अपने आस पड़ोस में सब लोगों से मिल के आते, सबके यहाँ थोड़ी बहुत मिठाई, और फिर सब लोग के यहाँ पे एक रूटीन रहता था कि मिठाई ऑफ़र करते थे, और उसके बाद पान सुपारी या फिर चूरन, तो सबके घर में थोड़ा थोड़ा चखने में मज़ा आता था। और लोग हमारे यहाँ भी आते थे, और बिल्कुल हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि हम लोग साउथ इंडियंस हैं और अलग कोई हमें अलग तरह से ट्रीट कर रहा है, या हम लोग बाकी लोगों की तरह उसे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल हमें लगा था कि वी आर वन ऑफ दैट कम्युनिटी, तो हम लोग भी ऑलमोस्ट उन्हीं की तरह सेलिब्रेट करते थे इस फेस्टिवल को। हालांकि हमारे यहाँ साउथ इंडियन कस्टम भी फॉलो होता था, और हम लोग के यहाँ दिवाली सुबह सुबह शुरू हो जाती थी। तो हमारा ट्रेडिशन था, रिवाज था कि सुबह 4 बजे उठना, और मतलब 4 बजे उठने का सिग्निफिकेंस या महत्व ये था कि बाहर एकदम अंधेरा हो लेकिन आप अपनी घर में रोशनी पैदा करना शुरू कर दो। तो सुबह 4 बजे उठे, घर में सारी बत्तियां जला दी, और फिर ये रिवाज था कि तिल का तेल होता है, जिंजरली ऑयल, उसे सर पे लगा के 2-3 बार उसे रब करके सर पे, और फिर गर्म पानी से नहाना होता था 4 बजे, सुबह के 4 बजे। सो इसे हम लोग ऑयल बाथ बोलते थे इंग्लिश में। तो ये हमारा बहुत एक ट्रेडिशनल चीज़ है, और ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट कस्टम है, ये करना बहुत ज़रूरी। इससे दिन की शुरुआत होती, दीपावली की शुरुआत होती है। और नहा धो के फिर पूजा होती थी, बड़ों के पैर छू के उनसे आशीर्वाद लिया जाता था, नए कपड़े मिलते थे पहनने को, और मिठाई से दिन की शुरुआत होती थी। तो मम्मी और दादी हमारी 2-3 तरह की मिठाई बनाती थी। एक तो मैसूर पाक करके एक मिठाई बनती थी, जिसमें बेसन और शक्कर और घी मिला के उसे एक बर्फ़ी के शेप में बनाया जाता था। और दिवाली मिक्सचर करके एक बनता था जो बेसिकली एक नमकीन है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स जैसे मूंगफली, सेव, नमक पारा, ये सब घर में अलग अलग बना के फिर एक साथ मिलाए जाते थे। तो ये पूरा एक डब्बा बना के मम्मी हमारी बनाती थी, और हम लोग बच्चे इसे खाने में बहुत आनंद लेते थे। और एक और चीज़ जो बनती थी उसे हम लोग दिवाली मर्द कहते हैं, या जैसे आप अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो दिवाली मेडिसिन, दवाई लिटरली। तो वो एक डाइजेस्टिव जैसा खाने का पाचन करने के लिए खाया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि दिवाली के दिन लोग रोज़ से ज़्यादा और स्पेशल खाना खाते हैं, तो उतना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं, उसे डाइजेस्ट करना है, वर्ड फॉर उसे डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो खाने के बाद अगर आप 1 स्पून ये दिवाली मेडिसिन खाएं तो उससे डाइजेशन ईजी इम्प्रूव हो जाता है। तो एज ए हाँ, वो क्या चीज़ होती थी वो? उसमें अलग अलग तरह के स्पाइसेस मिलाए जाते थे, जैसे अजवाइन, नॉट काला नमक, काली मिर्च, ज़ीरा, और क्या मिलाया जाता था उसमें, गुड़, तिल का तेल, इन सबको अच्छे से अच्छे से भून के, और फिर वर्ड फॉर रोस्ट, अच्छे से भून के, और पाउडर किया जाता था मिक्सी में, और फिर तेल में उसे हिलाया जाता था, और जब तक हिलाते रहो जब तक कि वो पूरा एक पेस्ट जैसा नहीं हो जाए। तो बहुत अच्छे से पकता था, और इसकी खासियत ये थी कि आप इसे 3-4 महीने तक स्टोर कर सकते हो, ख़राब नहीं होता था, तो बाद में भी खाया जा सकता था ये। फिर शाम को जैसे आपने बताया नॉर्थ इंडियन स्टाइल में आप लोग दिवाली मनाते थे। हाँ, तो शाम को मैंने जैसे बताया पूजा तो दोबारा नहीं होती थी, वो तो हमारी सुबह ही हो जाती थी, लेकिन शाम को हम लोग बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते थे, जैसे लोगों से जाके मिलना, और पटाखे, दिए जलाना वगैरह।
और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि हर एक घर में जहाँ पे भी खासकर लड़कियाँ होती थी या बेटियाँ होती थी घर में, वहाँ पे माँ और बेटी दोनों मिलके रंगोली बनाती थी घर को सजाने के लिए। और ये शुरू हुआ था शायद एक दो घरों में, उसके बाद ये ऑलमोस्ट एक कंपटीशन जैसा हो गया कि हर एक घर में जो माँ और बेटी हैं दोनों मिलके जितनी बड़ी हो सके, जितनी कलरफुल हो सके रंगोली बनाती थी। और कई लोग तो पिछले दिन से ही शुरू हो जाते थे और रात भर बैठ के रंगोली बनाते और घर को सजाते थे। और फिर एक एक मतलब अगर सब लोग रात को बैठ के बना रहे हैं तो लोग ऐसे ही जाके एक दूसरे के घर की घंटी बजाते और देखते कि ओ तुमने कितना बना लिया। और जनरली मतलब एक दूसरे की रंगोली की तारीफ़ करते और एनकरेजमेंट देते। और फिर अगले दिन तो खैर पूरी रंगोली देखने को मिलती ही थी। दिवाली के बाद कोई और त्योहार जो मोहल्ले में मनाया जाता था? दिवाली के बाद जो मेन त्यौहार मोहल्ले में मनाया जाता था वो था क्रिसमस, क्योंकि कैंपस में हिंदूज़ के अलावा क्रिश्चियंस बहुत सारे थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी नर्सेस थी जो हॉस्पिटल में काम करती थी। तो नर्सेस लगभग सभी साउथ से हैं और क्रिश्चियंस हैं, तो उन लोगों में क्रिसमस मनाने का बहुत शौक़ रहता था। और मतलब वो लोग सबको पूरे मोहल्ले के सब लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर लेते। तो क्रिसमस कैरल्स वो लोग गाते थे रोज़। और उनका ऐसे होता था कि उनमें से कोई एक सांता क्लॉज बन के सांता क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहन के और बाकी लोगों को एक ग्रुप में लेके क्रिसमस कैरल्स गाता हुआ पूरे मोहल्ले में घूमता। और एक घर से दूसरे घर वो लोग जाते और घंटी बजाते थे। तो ये रहता था कि अगर वो लोग घंटी बजाएं तो आप उन्हें मैरी क्रिसमस बोल के विश करें, और उन्हें खाने को कुछ या तो कोई टॉफ़ीज़ या बिस्किट या ऐसा कुछ आप उनको दें तो बहुत खुश हो जाते थे। तो इस तरह से वो एक एक घर से कलेक्ट करते हुए और आपको भी मैरी क्रिसमस बोलते हुए, तो इस मतलब इससे तो क्रिसमस की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती थी कि जो सारी नर्सेस की जो खिली खिली स्माइल और उनकी खुशी देख के हम लोग इतना खुश हो जाते थे, हमारा दिल खुश हो जाता था। तो हालांकि हम लोग खुद क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करते थे, फिर भी हमें ऐसा लगता था कि हम उसका एक हिस्सा बन गए हैं और वो हमारे लिए उतना ही महत्व रखता था जितना कि हमारे खुद के हिंदू त्यौहार जैसे दिवाली और होली। तो क्रिसमस में हम लोग मेरी मम्मी केक बनाती थी, फ्रूट केक। तो वो क्रिसमस का एक बहुत ख़ास मिठाई तो नहीं कह सकते, लेकिन क्रिसमस के त्यौहार में बहुत घरों में बनता है प्लम केक या फ्रूट केक। तो हम लोग भी बनाते थे, तो वो मुझे बचपन से याद है, हर साल मेरी माँ बनाती थी दिसंबर में। और क्रिसमस और न्यू ईयर लगभग आस पास ही आते थे, तो वही स्कूल की छुट्टियाँ रहती थी उस समय और पूरा एकदम छुट्टियों जैसा और मस्ती जैसा माहौल छाया रहता था, क्योंकि सब बच्चों की छुट्टियाँ उस समय होती थी। तो हमारे कैंपस में एक भैया थे, भैया मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि वो हम लोग सब लोगों से बड़े थे। उनका नाम था तो विल्फ्रेड, लेकिन हम लोग उन्हें प्यार से बब्बू भैया बुलाते थे। और मुझे याद है जब से मैं बहुत छोटी सी थी तब से बब्बू भैया एक मतलब यूनिवर्सल फिगर जैसे हमारे कैंपस में रहे हैं। तो बब्बू भैया सब लोगों से बहुत दोस्ती रखते थे और बहुत एक ऐसे पर्सनालिटी थे जो सब लोगों से घुल मिल जाते थे, हर एक के एज ग्रुप से, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो कोई बड़ा अंकल या आंटी हो। और बब्बू भैया में बहुत एनर्जी और बहुत एंथुजियाज़म था। तो उनका मन करता था कि क्यों ना कैंपस के बच्चों को इन्वॉल्व करके, कैंपस के बच्चों को ही नहीं सभी सदस्यों को इन्वॉल्व करके कोई किसी तरह का प्रोग्राम किया जाए क्रिसमस या न्यू ईयर पे, जिससे कि सब लोगों को लगे कि वो इसका एक हिस्सा बन सकें और एक एंटरटेनमेंट, एक मज़े जैसा कार्यक्रम भी हो सके जो सब लोग एंजॉय कर सकें। तो शुरू में उनका आइडिया था कि एक फेट या फेयर जैसा, एक क्रिसमस मेला जैसा ऑर्गेनाइज़ किया जाए, जिसमें कि अलग अलग स्टॉल्स हों, कोई खाने पीने की स्टॉल्स हों, कुछ गेम्स के स्टॉल्स हों, कुछ जैसे लकी डिप वगैरह। तो ये उन्होंने जब सोचा तो शुरू में किसी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया इस आइडिया में, क्योंकि सबको लगा कि अरे ये कैसे ऑर्गेनाइज़ हो सकता है। पर भैया ने इसे कर दिखाया और उसके लिए उन्हें बहुत दाद देनी पड़ेगी। और इसमें उन्होंने सारे बच्चों को इन्वॉल्व किया, सारे बच्चों से मदद ली। तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जैसे कई लोग गेम्स ऑर्गेनाइज करते थे, मेरे भैया ने भी 1 साल किया था, तो वो मुझे अच्छे से याद है, एक बॉल फेंकने वाला गेम था।
और बड़े लोग जैसे आंटी अंकल वगैरह खाने की स्टॉल्स ऑर्गेनाइज करते थे। तो इसमें छोटी सी एक एंट्रेंस फी टिकट चार्ज होती थी, लेकिन ये फेट चलता था पूरी शाम, तो बहुत मज़ा आता था। और सब लोग इसमें भी एक मौका मिलता था सब लोगों से मिलने का, वरना रोज़ तो आप सिर्फ अपने दोस्तों से मिलते हो। इस बहाने आप कैंपस के सब लोगों से मुलाकात होती थी और एक बात करने का मतलब एक माहौल जैसा हो जाता था। आराम से बात कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एकदम जैसे मतलब रोज़ अगर आप किसी को देखते तो बहुत एक फॉर्मल तरीके से नमस्ते या ऐसे ग्रीट कर दिया, बट यहाँ पे बहुत एंजॉय करने वाला जैसा माहौल बन जाता था। इसके अलावा बब्बू भैया ने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज़ किए थे। जैसे एक बार उन्होंने एक रेस दौड़ने का कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया बच्चों में। एक बार उन्होंने एक डांस का कंपटीशन रखा था, कंपटीशन नहीं पर डांस का कार्यक्रम जैसे उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो उसमें कैंपस की सारी लड़कियों को मौका मिला कि वो अपने अपने डांस प्रैक्टिस करें। किसी ने ग्रुप डांस किया तो किसी ने अपने अलग सोलो डांस किया। और इसमें सारी जो थीम रहती थी वो थी राजस्थानी फोक। तो राजस्थान के जो पॉपुलर गाने होते थे, राजस्थानी सॉन्ग्स, उस पे हम लोग डांस करते थे। तो वो एक बहुत यादगार पल है जो मुझे अच्छे से याद है, मैंने भी उसमें भाग लिया है। और इसके अलावा आप गाती थी इस कार्यक्रम में, उसकी कोई याद? नहीं नहीं। और गेम्स बहुत सारे ऑर्गेनाइज़ किए थे बब्बू भैया ने। तो टीम गेम्स जैसे क्विज़ वगैरह, क्विज़ और डम शराड्स, डिबेट, इस तरह के बहुत सारे उन्होंने टीम गेम्स भी ऑर्गेनाइज़ किए थे। तो उसमें बड़े बच्चों को भाग लेने का अच्छा मौका मिलता था, क्योंकि थोड़े एकदम छोटे बच्चे तो इसमें खैर उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा बड़े बच्चे थे या जो अपनी पढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले थे, कॉलेज में थे, उन लोगों ने सब में इसमें बहुत एंथुजियाज़म दिखाया और भैया की बहुत मदद भी की थी। और बब्बू भैया थे भी ऐसे मतलब एकदम इतने फ्रेंडली पर्सनालिटी कि उनके साथ में मिल के काम करना बिल्कुल ऐसा लगता नहीं था कि आप किसी एडल्ट के साथ, किसी बड़े के साथ काम करो, बिल्कुल फ्रेंड जैसे मालूम पड़ते थे।